हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च डी चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और अगर यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारे वीडियो का लाभ हर तक वो पहुंच सके। और आप लोग के सपोर्ट से ही जो है कि हर कोई आदमी जो हमारे वीडियो हैं वो हमारे देख सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत से मैं फिर आया हूँ और वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, हम इस पर आज क्या करेंगे, विचार करेंगे। कल हमने पढ़ाया था हीट यानी ऊष्मा के बारे में, कल हमने पढ़ा दिया था और आज मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। और ये ध्यान रखिए, हम बार बार एक ही चीज़ को हम बोलते हैं कि जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो अपने लक्ष्य को सामने ज़रूर लिख दीजिए कि मुझे जो पाना है उसको हम पा के रही रहेंगे। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं हम एक अच्छे काम के लिए करने जा रहे हैं और कुछ देश के लिए कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। ये मन में एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए और तब देखिए कि आप आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए विचार करते हैं कि हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे। इसमें 3-4 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, हम देखेंगे और समझने का हम प्रयास करेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण में क्या करते हैं। हर बार हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन आपका डाल ही देगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से 2-4 है पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल, क्षार, लवण और प्लस इसी में लिख दीजिएगा क्या चीज, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। फिर आप चौथा में लिख दीजिएगा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, फिर आप लिखिएगा 5वां में अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। फिर लिखिएगा आपाचन। फिर आप लिखिएगा चींटी के डंक। चींटी के डंक, है ना। तो हम ये सब क्या करें, थोड़ा थोड़ा क्या करें, टॉपिक को हम देखेंगे। पहला अम्ल, क्षार, पहला अम्ल और दूसरा में क्षार पढ़ेंगे। फिर तीसरा में पढ़ेंगे लवण और उदासीनीकरण। फिर हम पढ़ेंगे प्रकृति के सूचक। फिर हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा। फिर पढ़ेंगे अपचन और फिर पढ़ेंगे हम चींटी के डंक। अगर आप इतना देख लिए हैं, इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो NCERT 7 का साइंस का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने जा रहा है। या आपका दीर्घ हो, चाहे वो आपका लघुतरीय हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, यानी किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं जा रहा है। बशर्ते हम इसमें जो जो चीज़ हम बता रहे हैं उसे आप गौर से सुनिए और उसे सुन करके आप इमेजिंग के रूप में लेके आइए और फिर उसे आप गहन अध्ययन करके आप अपने मतलब कि अंदर दिमाग में, दिल में सेट कर लीजिए। फिर देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए जब बैठिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, कहिएगा कि हाँ कुछ तो हमने सीखा है। वीडियो देखने का मतलब है कि आप जो चीज़ भी वीडियो देखते हैं, चाहे वो फिल्म देखते हैं, चाहे वो कॉमेडी देखते हैं, चाहे वो आप किसी गेम से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप टाइम को वेस्ट अगर आप मतलब दे रहे हैं तो उस समय आप यही ज्ञान करिए कि हम तो मतलब कि जो चीज़ हम देख रहे हैं हम उससे क्या सीख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना, एक सोच विचार करने वाली उत्पन्न हो जाती है विचारों को, कि हम जो चीज़ भी देख रहे हैं हम उसे सीख क्या रहे हैं। अगर आप कुछ ना कुछ अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप तो बहुत अच्छे जगह आप टाइम को यूज कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो वैसे वीडियो देखिए जिससे कि आपको भविष्य में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको काम देगी ही देगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो है हम बोलते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? तो अम्ल हम सभी लोग जानते हैं कि अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टा होती है ना। इस पर हम विचार करते हैं क्या जी कि अम्ल क्या है। तो यहाँ लिखिए, है ना, अम्ल। अम्ल क्या था कि स्वाद में खट्टा होते हैं।
खट्टा होते हैं। कहता है कि अम्ल को अंग्रेजी में सभी लोग जानते हैं क्या था, एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिड। एसिड। तो एसिड जो होता है इसको हम कैसे लिखेंगे हिंदी में? एसिड। अब पूछा जाएगा इसमें कि देखिए कि एसिड जो पहले है, समझिए कि एसिड शब्द आया कहाँ से, ये कहाँ से निकला है, तो किस शब्द से लिया गया एसिड? तो याद रखिएगा जो अम्ल का जो एसिड है वो हमें एसियर से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसियर से। एसियर से, है ना, लिया गया है। एसिड शब्द की उत्पत्ति, यहाँ लिख दी एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति, है ना, एसियर से लिया गया है। एसियर से, है ना, लिया गया है, लिया गया है, यानी कि एसियर से लिया गया है, तब जाकर क्या वो एसिड में रूप में वो कन्वर्ट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से, है ना, लिया गया है। आपके सामने ये रख दिया जाएगा, एसियर रख दिया जाएगा, है ना, मसियर रख दिया जाएगा, या दो चार और कोई शब्द डाल दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप जानिएगा तो आप क्या करें, आसानी से आपका टिक मार लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अम्ल क्या होता है कि स्वाद में खट्टा होती है। और खट्टा का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, हमारे घर में भी क्या होता है, अम्ल बहुत जगह पाई जाती है। अगर हम कुछ देखते हैं कि अम्ल हमारे क्या क्या होते हैं, तो इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं कि अम्ल किस किस में पाया जाता है। तो पहला आप लिखिएगा क्या चीज़, दही, दही, है ना, फिर आप लिखिएगा सिरका, फिर लिखिएगा चींटी का डंक, डंक, फिर लिखेगा पालक, है ना, फिर लिखेगा नींबू, नींबू प्लस एसन कर दे संतरा, है ना, फिर आप लिख लीजिए इमली, इमली, फिर आप लिख लीजिए इमली, सिरका हो गया, चींटी डंक, पालक हो गया, नींबू हो गया। और भी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर छूट रहा है, ये छूट रहा है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बस हम उदाहरण दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसका कौन कौन सा इसके अम्ल होते हैं, इसके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो दही में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और सिरका पे क्या पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सॉरी एसेटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसेटिक अम्ल। ठीक है, फिर चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आंवला लिख दीजिए, आंवला, इसको लिख लीजिए। फिर चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फिर पालक में क्या था? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, फिर नींबू के या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर इमली में क्या पाया जाता है? फिर इमली में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर आंवला में क्या पाया जाता है? फिर आंवला में पाया जाता है पालक में पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है आपका एस्कार्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल आंवला में। एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। तो हमने देख रहा है ना कि विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार क्या इसमें क्या होती है कि अम्ल पाई जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अम्ल, अगर विचार करते हैं कि आप अम्ल को तब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहिए कि दही तो आप तो खाते ही हैं, आप नींबू को तो खाते ही हैं, है ना, सिरका लेते ही हैं, आप पालक खाते ही हैं, तो हर चीज़ क्या कर रहे हैं कि आपके घर में ही है। बशर्ते आप क्या करते हैं कि जो साइंस जो पढ़ रहे हैं उसे आप घर से जोड़ करके आप देखते नहीं हैं। फ़र्क बस इतना ही है।
अगर जिस दिन आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे विद्युत धारा पढ़िए, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण पढ़िए, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, अगर आप घर से या किसी आप समाज से अगर जोड़ के देखिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको जल्दी याद हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अम्ल किस में पाया जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दही भी हमारे घर में है, सिरका भी है ना। चींटी जो काटता है तो सभी लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होती है। फिर आप पालक खाएं, ऑक्सैलिक अम्ल होती है, नीम में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होती है। तो ये सब चीज़ आपके घर में क्या अवेलेबल है। तो ये चीज़ क्या किया कि हमने अम्ल के बारे में हमने देख लिया और समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या है? कहता है कि क्षार वह है जो स्वाद में क्या हो, कड़वा दिखता हो। कड़वा मतलब कि आता हो। जैसे अब मान लिया जाए कि आप नीम का पत्ता ले लीजिए, खाने वाला सोडा ले लीजिए, है ना, या कुछ भी जो आपको स्वाद का अनुभव नहीं कराता हो। अनुभव तो करा रहा है लेकिन आपको बहुत अजीब जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। करेली ले लीजिए, ये सब क्या है, कड़वा चीज़ है। अगर आप वो सब चीज़ को लेते हैं तो उस सब में क्या पाया जाता है, अम्ल नहीं बल्कि क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्षार में, है ना, कि क्षार में यह लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो कहता स्वाद में, है ना, कड़वा लगता हो, है ना, उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर आप क्षार की बात करते हैं तो इसका भी क्या कुछ उदाहरण है। अब जैसे मान लिया जाए कि कुछ उदाहरण ये ले लीजिए, है ना, क्या, तो आप ले लीजिए चूने का पानी। ठीक है, फिर आप ले लीजिए साबुन, प्लस आप ले लीजिए पोटेशियम। ठीक है, फिर आप ले लीजिए खिड़की साफ करने वाला जो आता है डिटर्जेंट, अपमार्जन जिसको बोलते हैं। खिड़की साफ करना, खिड़की का शीशा साफ। अगर हम इस सब में अगर बात करते हैं तो ये सब में क्या पाया जाता है। देखिए, चूने का पानी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि कैल्शियम है ना, हाइड्रोक्साइड, है ना, ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। अगर साबुन अगर हम मान लेते हैं पोटेशियम की बात करते हैं तो इसमें कौन सी होती है, तो इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। खिड़की अगर शीशा का साफ करने की बात हम करते हैं तो इसमें कौन सा होता है, क्षार होती है, तो इसमें हो जाता है हमारा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करते हैं कि जिसके सूत्र में, है ना, Al बोलते हैं ना, AlOH। ठीक है, सोडियम क्या बोलते हैं, Na, है ना, OH। कैल्शियम क्या बोलते हैं, देखिए Ca, है ना, OH बोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं, Na, है ना, OH बोलते हैं। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सब में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, इसमें भी OH आ रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है, OH है। अगर हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम में क्या लिखेंगे, MgOH लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, MgOH लिखेंगे। अगर जिंक हाइड्रोक्साइड बोला जाए तो क्या लिखेंगे, ZnOH लिखेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ OH लिखा हो, है ना, उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस मतलब तत्व को क्या कहेंगे, हम क्षार बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इस सब में अगर प्रयोग किया जाए तो ये सब क्या क्षार होती है। तो यानी आप लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नोट में, है ना, कि लिख दीजिएगा कि जिस पदार्थ का
जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र के है ना, रासायनिक सूत्र के पीछे OH लगा रहे तो वह क्षार कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर दे दिया जाए, अब मान लीजिए इसमें है, हमने देखा कि अम्ल में क्या होता है, HCl होता है, HCl होता है, फिर H2SO4 होता है ना, फिर होता है HNO3 होता है, HNO3 होता है। यानी कि आपको बोल सकते हैं क्या, HCl बोल सकते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। यानी कि देखिए अम्ल में क्या है, कोई फिक्स नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन क्षार में क्या है, वो फिक्स है कि आपका OH सब में आता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों में क्या एक प्रकार क्या है, अंतर भी है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि ये हमारा क्षार था और हमने इससे जो पहले हमने बताया क्या, वो अम्ल थी। ठीक है, तो इस दोनों में आपने देख लिया अंतर, तो आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लवण। देखिए एक चीज लवण में क्या करिए आप समझ लीजिए। ठीक है, लवण में ये समझने वाली बात है कि लवण क्या है। इससे पहले हम समझते हैं उदासीनीकरण, यानी कि लवण से रिलेटेड है उसको, इसलिए हम क्या समझते हैं, उदासीनीकरण के पहले समझेंगे, उसके बाद हम लवण को समझेंगे। देखिए उदासीनीकरण क्या है कि जब अम्ल और जब क्षार को जब मिला दिया जाता है एक में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्ल की अधिकता होती है उस जगह पे अधिकता क्षार मिला दी जाती है, और जहाँ पे क्षार की अधिकता होती है वहाँ पे अधिकता अम्ल मिला दी जाती है। जो दोनों को मिला देने पर क्या होता है, वो उदासी बन जाती है, यानी उदासीनीकरण बन जाती है। उदासीनीकरण का मतलब यह हो गया, ना तो वो अम्ल रहा और ना ही वो क्षार रहा, उसका स्वाद में कोई तरह का गुण ही नहीं पता चलेगा वो किस प्रकार का स्वाद है, ना ही तो वो अम्ल का स्वाद पता चलेगा, ना ही वो क्षार का स्वाद का पता चलेगा। उसी प्रकार से वही चीज़ होती है कि जब उदासीनीकरण प्रक्रिया यही होता है कि हम जब अम्ल और जब क्षार को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो उदासीनीकरण प्रक्रिया बन जाती है, इन्हें उदासीन वो हो जाता है। ठीक है, और उससे एक चीज़ ये नोट्स करने वाली बात है कि इसी से जब हम क्षार और जब हम अम्ल को जब हम मिलाते हैं तो हमें तीन चीज़ का निर्माण देता है। किस चीज़ का? तीन चीज़ का। वो हमारा पहला जो चीज़ होता है वो हमारा लवण होता है, दूसरा हमारा होता है मतलब कि जल होता है, और तीसरा जो हमारा होता है ऊष्मा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या होती है कि अम्ल और क्षार को है ना, क्षार को अम्ल को क्षार से ऐसे लिखिए। ठीक है, अम्ल को है ना क्षार से अभिक्रिया करने पर उदासीन हो जाती है, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, और यदि उदासीन हो जाते हैं, लेकिन इसमें लिखिएगा, लेकिन इसमें तीन पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अम्ल ले लेते हैं तो अम्ल हमारा क्या है, HCl है, और प्लस हम क्षार लेते हैं तो क्षार निकाल लेते हैं Na, हम अभी बताए थे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और हम क्या बोले कि क्या क्या निर्माण हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं, तो HCl है ना, HCl प्लस है ना NaOH। अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये क्या क्या निर्माण कर दे रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो निर्माण जो कर रहा है क्या चीज़, तो लवण यानी कि NaCl कर रहा है, प्लस H2O, और प्लस क्या रहा है, ऊर्जा ऊष्मा। ये ऊपर का चिन्ह इसलिए दे दिया है ताकि वो क्या, ऊष्मा निकल रही है। बात सही है,
कि आप बाजार जाइए, ठीक है, आप एक छार लेके आइए, तो छार लाने की ज़रूरत नहीं है, आप दही को ही ले लीजिए। आप एक्सपेरिमेंट करके खुद देखिएगा। आप दही लीजिए, और दही लेने के बाद फिर क्या करिए कि आप थोड़ा सा साबुन का जो होता है, जो छार जो होती है, वो आप ले लीजिए, साबुन थोड़ा मिला लीजिए, और दोनों को जब मिला के देखिएगा तो थोड़ा सा हीट जैसा महसूस होगा, ठीक है। और जब वो हीट जब महसूस होगा तो उसमें आपको क्या निकलेगा, यानी नमक का थोड़ा सा गुण निकलेगा। जब उसको जब चखेगा तो वो नमक जैसा वो महसूस होगा, ठीक है। और वो पानी फिर छोड़ेगा, और फिर क्या, वो उसमें यानी कि थोड़ा सा हीट होगा तो वो उसमें तो निकलेगी। अब घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको ये मतलब कि करिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि सही है कि नहीं। तो ये चीज़ क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर हम अम्ल और क्षार को जब मिला दिया जाता है तो उसमें क्या चीज़ है कि जो उत्सर्जित होता है, यानी उत्सर्जित का मतलब जो ऊपर उड़ता है, यानी उसमें क्या होता है, हीट होता है, यानी कि ऊष्मा होती है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा ऊष्मा था, और मतलब कि जल और NaCl, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि लवण और उदासीनीकरण एक दूसरे में क्या है, सामंजस्य बनाए रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो अगर प्राकृतिक सूचक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक सूचक कहता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, लिटमस, लिटमस। सेकंड जिसको हम बोलते हैं हल्दी, और थर्ड जिसको हम बोलते हैं क्या, उड़हल, उड़हल की ना पंखुड़ी, पंखुड़ी, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 चीज होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि प्राकृतिक सूचक कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, कितने होते हैं? तो अगर आप जानिएगा 3 तो 3 मार्क आइएगा, बस समझिए 3 ही होते हैं। तो अब हम बारी बारी से सबको समझते हैं कि लिटमस, लिटमस क्या है। पहला आप मार दीजिए यहाँ पर लिटमस, लिटमस, पहले इसको समझिए लिटमस क्या आता है। देखिए लिटमस एक प्रकार का क्या है, एक रंग का, है ना, एक मतलब कि पट्टी होती है ना, जो उसको अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगर अम्ल में अगर बात किया जाए कि प्राकृतिक सूचक कैसे है, तो प्राकृतिक सूचक का जो लिटमस जो होती है वो कवक और शैवाल से बनाया जाता है, जो इस दोनों को मिश्रण करके अम्ल के रूप में क्या कहता है, वो परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब ये अम्ल के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तब इसमें क्या कर सकते हैं, एक अशुद्ध जल होता है, जो अशुद्ध जल जिसको बोल सकते हैं, वो अशुद्ध जल क्या करता है कि जब हम अम्लीय जब होती है, जब अशुद्ध जल को जब अम्लीय मिलाते हैं तो वो हमारा कैसा रंग देता है, तो वो हमारा लाल रंग देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको क्षारीय में डाल देते हैं अशुद्ध जल को, तो हमारा कैसा रंग देता है, वो हरा रंग देता है, ठीक है, ये सॉरी नीला रंग देता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या था, कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए आप लिखिएगा कि अशुद्ध जल, है ना, इसका निर्माण, इसका, है ना, निर्माण कवक और शैवाल, शैवाल से, है ना, निर्माण किया जाता है। शैवाल, शैवाल से होता है जो अम्लीय विलयन होता है। लिखिएगा इसमें कि यदि अशुद्ध जल को अम्ल में डालेंगे, किसमें, अम्ल में डालेंगे तो वह है ना लाल रंग देगा। यदि क्षार में डाला जाए तो वह नीला रंग देगा। तो ये था हमारा क्या था, मतलब कि लिटमस का प्रक्रिया थी। लिटमस में यही होती है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा लिटमस में कि प्राकृतिक सूचक, यानी प्राकृतिक सूचक लिटमस में अगर हम अशुद्ध जल को अगर अम्ल में मिला दिया जाए तो वो कैसा रंग देगा। तो अगर आप जानिएगा कि लाल देती है तो आप क्या करिएगा, लाल आराम से मार दीजिएगा। और यदि अगर
यदि अगर आपको कह दिया जाए कि क्षार में अगर डाल दिया जाए तो कैसा रंग देगा, तो वो आपको कैसा होगा, तो आपका ये क्या बोलते हैं, नीला होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हल्दी की बात करते हैं। हल्दी क्या करती है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा देखिए हल्दी। हल्दी में पहले समझ लीजिए, हल्दी में क्या होता है ना कि यदि अगर आप हल्दी को अगर अम्ल में मिलाइएगा ना तो इसमें कोई रंग परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप इसको क्षार में मिला दीजिएगा ना तो ये रंग में परिवर्तित हो जाएगा और ये मतलब कि लाल एवं भूरे रंग की मतलब कि लाल एवं भूरे रंग का प्रवृत्ति देगी, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि हल्दी को है ना अम्ल में डालने पर अम्ल में डालने पर है ना रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। यानी हल्दी को है ना अगर यदि हल्दी को अगर अम्ल में डाल देते हैं उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन है ना क्षार में डालने पर हल्दी का रंग लाल एवं भूरा हो जाता है। बात समझे? तो ये था हमारा क्या था, हल्दी का था। अब हम बात करते हैं किसका, उड़हल का। उड़हल के पंखुड़ी। देखिए उड़हल की पंखुड़ी में क्या करते हैं कि आप उड़हल का फूल को तो आप तो देखे होंगे, आपके घर में उड़हल का फूल होता है ना, आप जो शंकर भगवान या किसी भगवान चढ़ाते हैं लाल रंग का होता है। आप उसके जो ऊपर का एक उसमें क्या था कि बीज से एक बीज निकला रहता है, डंडी नुमा होती है ना। तो अगर आप कनेली के फूल भी देखे होंगे तो सबका फूल देखें, लेकिन हम उड़हल के पत्ते की बात कर रहे हैं, उड़हल की पंखुड़ी की। अगर हम उसके पत्ते को अगर हम तोड़ दिया जाए, यानी कि वो लाल वाला नहीं बल्कि जो ये लाल वाला जो पत्ता है जब तोड़ के लाते हैं वो नीचे क्या था, वो कली नहीं बता रहे हैं, वो लाल वाला जो पत्ता है तो उसको 4-5 भागों में तोड़ दीजिए, उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, ठीक है। और जब उसको गर्म पानी जब आप डालिएगा तो क्या होगा कि वह अम्ल में जैसे वो डाला जाता है, यानी कि आपको कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा उड़हल का जो पंखुड़ी है उसको गर्म करके अगर अम्ल में डाल देते हैं तो वो उसका जो रंग जो होता है वो मेजेंटा यानी गुलाबी कलर दे देती है, ठीक है। और यदि अगर उसको हम क्षार में डाल देते हैं तो वो कैसा रंग देगा, वो हरा रंग देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं इसमें लिखिए है ना, उड़हल को है ना, उड़हल के पंखुड़ी को है ना, उड़हल के पंखुड़ी को है ना अम्ल में डालते हैं तो वह गुलाबी मेजेंटा कर दीजिए, मेजेंटा गुलाबी रंग देता है। यदि क्षार में है ना, क्षार में डुबाया जाता है तो वह हरा रंग देता है। तो ये इसका क्या थी, प्रकृति थी। हमने देखा कि प्राकृतिक सूचक में लिटमस कौन से रंग दे रहे हैं, हल्दी कौन सा रंग दे रहे हैं और उड़हल का पंखुड़िया कौन सा रंग दे रहे हैं। तो हमने देखा कि लिटमस में जो रंग जो दे रहा है, अगर हम उसको अम्ल में अगर हम डाल रहे हैं लिटमस को तो कौन सा रंग दे रहा है, तो वो हमारा जो रंग दे रहा था
लिटमस का जो रंग जो हमें दे रहा था वो दे रहा था हमारा क्या बोलते हैं लाल, लेकिन अगर हम जैसे हम क्षार में डाल रहे हैं तो वो हमारा कैसा दे रहा था, वो नीला। अगर हम हल्दी को अगर हम अम्ल में डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो परिवर्तित नहीं कर रहा है, यानी रंग में कोई तरह का परिवर्तन नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे अगर उसको हम क्षार में डाल रहे हैं तो वो लाल रंग का क्या कर रहा है, वो लाल एवं भूरे रंग का वो रंग परिवर्तित, वो मतलब के रंग दे रहा था। उसी प्रकार से जब हमने देखा कि हल्दी में जब हमने देखा जब हमने देखा इसमें उड़हल के पंखुड़ियों में कि जब उड़हल की जब पंखुड़ी में जब हम डाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से रंग दे रहे हैं, यानी अम्ल में अगर डाल रहे हैं तो मेजेंटा यानी गुलाबी कलर दे रहा है, और यदि उसको हम क्षार में डाल रहे हैं तो वो हरा रंग दे रहा है। बात समझिए, इतने कॉन्सेप्ट को आपको पता चला, दिमाग में अट गई होगी। हमारे ख्याल से लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अगर आ गया तो एक बार कमेंट में जरूर कहिए कि यस सर हमको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि अम्ल वर्षा, कि अम्ल वर्षा क्या है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा का नाम सुने भी होंगे कि कहीं कहीं देश में क्या होता है कि अम्ल वर्षा हो जाती है, और जिससे बहुत सारे प्राणियों की, पशु पक्षी या भवन का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। प्राणी तो मर ही जाता है, भवन भी क्षति पहुंचाता है, और पौधे को क्या करता है, वो जला देता है। ये इस प्रकार से क्या होता है कि वो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अगर अम्ल वर्षा की बात किया जाए तो जहाँ अम्ल वर्षा उसी जगह पे होता है जहाँ जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री होती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, है ना, उसी जगह पे क्या होता है, ये अम्ल की वर्षा होती है। बात किया जाए कि अम्ल की वर्षा के लिए जो फैक्ट्री जो होती है उससे क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, वो गैस निकलती है। गैस निकलने का मतलब है कि हमारा नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, और हमारा सल्फर गैस निकल रहा है। तो वायु में भी क्या होती है, बहुत तरह क्या है, गैस का मिश्रण होती है। तो वायु में जो गैस की मिश्रण है और जो फैक्ट्री से जो गैस निकल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब जो गैस निकल रही है, ये सब गैस क्या होता है, आपस में मिल करके 3 गैस का निर्माण कर देता है। वो जो हमारा गैस होता है, पहला जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यानी कि ये 3 चीज़ क्या था कि वो अम्ल क्या था, वो स्रावित होती है। अब बात करते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या किए कि वायु में भी क्या था, बहुत सारी गैस होती है, ठीक है। अब वायु में जब बहुत सारा जब गैस होगा तो ये 3 चीज़ का क्या था, वो अम्ल का निर्माण करेगा, और जब ये 3 चीज़ का जब अम्ल का जब निर्माण करेगा तो जिस प्रकार से जब हमारा जब पानी जब बरसता है तो उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये अम्ल भी क्या तो वो बरसना शुरू हो जाती है। जिस कारण से क्या होता है, आप जानते हैं कि पानी में हम अम्ल को आसानी से क्या करते हैं, घुला सकते हैं। अभी हमने देखा कि अम्ल और जब क्षार को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, NaCl यानी कि लवण मिला, और प्लस जल मिला, प्लस उसमें मिला। तो जल तो मिला ना, यानी कि जल उसमें क्या आ रहा है, समय था, छूटा, तब तो जल मिला। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये सभी अम्ल क्या करते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, जिस कारण से फिर क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो पानी के साथ ये घुलते हुए वो नीचे गिरने शुरू हो जाता है। तो कभी कभी आप सुने होंगे, याद नहीं आ रहा है, कि एक ऐसा जो देश था जिसमें क्या होता है कि वो कपड़ा वगैरह जो पसारा हुआ था, ठीक है, और जब वर्षा जब हुई तो वो कपड़ा को पूरा का पूरा वो जल गया, पूरा दम आग जैसा वो धड़कने लगा। तो उसे पता चला, वैज्ञानिक ने जब पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये इसमें क्या गिरा, तो उसे पता चला कि वो हमारा क्या था, वो एक अम्ल वर्षा थी, जिसका कारण से हमारा ये क्षति हुई। यानी कि इसमें क्षति होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये था हमारा क्या था, वो अम्ल वर्षा की बात की है ना। अपचन, अपचन का आप थोड़ा बात करते हैं। अपचन में क्या होती है कि जब आप भोजन करते हैं, जब शादी पार्टी में जब आप जाते हैं तो एकदम पूरा जिट जाट में एकदम हो जाते हैं कि आज तो एकदम कस के जाना है, एकदम दबा देना, एकदम खा करके पूरा एकदम खा पी करके आते हैं, भैंसा नियर बन करके हवा के सुचल लौट जाते हैं। पता चलता है आधी रात में कि ये दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, है ना, यहाँ पे दर्द हो गया, यहाँ पे गैस बन रहा है, मुझे पेट में मुझे जलन हो रही है। अब इस तरह क्या तुरंत आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं। कब? जब आप खाना खा करके भरपेट आते हैं, यानी कि अधिकतर से बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब आप कर लेते हैं भोजन, तब आपको क्या किया जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। कहा जाता है कि जहर की परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने किसी से पूछा था, अच्छा ये बताइए भगवान कि जहर की परिभाषा क्या होती है, तो उन्होंने कहा है, बहुत अच्छे बात बोले, कि किसी भी चीज़ की अधिकता का सेवन करना ही हमारा जहर होती है। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो भात खा रहे हैं, चाहे वो दाल खा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे पानी ही क्यों ना पी रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या होता है, एक प्रकार का जहर ही होता है। किसी भी चीज़ का आप ध्यान, मतलब कि आप सेवन कर रहे हैं, वो जहर है। तो आप तो जाके पार्टी में मार दम ठाट बाट की तरह दम खा पी लेते हैं कि यार आज तो आए थे, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ तो खाएंगे ही खाएंगे,
हैं, तो आप जाकर क्या करते हैं, तब मार के तोड़ देते हैं धर के, आओ का 2-3-4 प्लेट खा भी लेते हैं, और प्लेटों एक दो चनका उनका के चले सब चलेगा, ये सब चलता है। तो इस तरह से जो हमारे पेट मांग रहे हैं भोजन, हम उसी को ही सिर्फ खाली हम क्या करेंगे, वो देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर आप दिए तो क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। आप जानते हैं कि इससे पहले मतलब हम जब प्राणियों जब पोषण में जब चैप्टर जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि हमारे पेट के आमाशय में क्या होती है कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। तो दर्द कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि दर्द जब हम भोजन जितना देखिए, जो डेली लाइफ रूटीन में जब भोजन कर रहे हैं तो अब अम्ल को ही पता हो गया है कि हमारा डेली भोजन हमको इतना ही मिलता है, तो हम उसके अनुसार ही तो हम अम्ल को स्रावित करेंगे ना, उसको भी पता चल जाता है। लेकिन जैसे शादी विवाह पार्टी में जाते हैं तो जब ज़्यादा जब भोजन कर लेते हैं या घर में ही जब ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपके अम्ल भी क्या करता है कि जब ज़्यादा भोजन है तो हमको ज़्यादा अम्ल को क्या करना हमको तो देना पड़ेगा, क्योंकि भोजन तो पचेगा नहीं इतना में। तो क्या करता है वो अम्ल बहुत ज़्यादा मतलब कि तेजी में क्या तो वो देना शुरू कर देता है, और जब अम्ल जब तेजी में जब देना शुरू करेगा तब क्या होगा, तब पेट में तो आपको जलन हो गई ना, हो गई, क्योंकि HCl अम्ल है। जब आपके HCl अम्ल जब आपके जब पेट में जब ज़्यादा जब स्रावित होगी तब आपको गैस का भी क्या शिकायत होगी, तब आपको क्या होगा, फिर आपको जलन महसूस होगा। तो जलन महसूस होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अगर अम्ल है तो हम उसमें क्या डालेंगे, हम क्या लेंगे, ऊपर से क्षार को लेंगे। अगर क्षार लेंगे और अम्ल रहेगा तभी तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे में क्या करेगा, वो उदासीन कर देगा। उदासीन का मतलब ना तो वो अम्ल रहेगा ना ही वो क्षार रहेगा, जो कि आपको पेट की बहुत बड़ा क्या होगा, वो राहत देगी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर अम्ल में अगर पेट में खराबी होती है तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षार के प्रयोग करते हैं, और क्षार यदि अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अम्ल को हम प्रयोग करते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे हम ब्रश करते हैं, है ना, तब ब्रश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे अम्ल होते हैं, तो कोलगेट हमारा क्या एक प्रकार का क्षार के रूप में काम करता है। तो अगर आप इसे सोच के अगर देखिएगा तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ब्रॉड करेगी, आप सोचने भी बस हो जाएगा। आप जो भी चीज़ पढ़िए एक इमेजिंग कर लीजिए दिमाग में कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो कौन सा इसमें यूज हो रहा है, तो हमारे मुंह में क्या होता है, अम्ल हो जाती है, फिर हम उसमें क्षार हम कोलगेट डालते हैं, तब उसको क्या उदासीन कर देते हैं, तब हमारा मुँह थोड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते हैं आपका मुँह अच्छा नहीं लगेगा, किसी का मुँह नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अनपचा क्या होता है कि हम एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पेट में जब जलन हो तो कभी भी आप नींबू नहीं पीजिए, क्योंकि नींबू एक प्रकार क्या है, अम्ल है, और अम्ल एक प्रकार का क्या है, जब अम्ल को डालिएगा तो कभी उदासीन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी पेट में जब जलन हो तो नींबू नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ देखिए, इसी चीज़ से आप क्या करते हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं, इसी चीज़ को क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन कर करके क्या करता है, वो आपको लिख देता है। मान लीजिए छोटे मोटे क्लिनिक में जाते हैं, आपको जलन अचानक हो जाती है, तब क्लिनिक वाला क्या करता है, आपको क्षार का गोली लिख के देता है कि क्षार वाला, वो बताता नहीं भले कि क्षार की गोली है, ठीक है, आप ये गोली लीजिए और खा लीजिए, आपका पेट सही हो जाएगा। तो वो आपका पेट कैसे सही हो रहा है, क्योंकि वो क्षार का गोली दिया है, और वो क्षार जाके गोली जाके आप खा लिया, आपका पेट एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम शांत हो गया, कोई दर्द दिया। आप कहते हैं डॉक्टर कितना बढ़िया था, बहुत अच्छा था। अरे भाई आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक में जो भी साइंस जो बताया गया है ना, आप 80% बीमारी को आप खुद ही सही कर सकते हैं, बशर्ते हड्डी फ्रैक्चर होने से। अगर हड्डी फ्रैक्चर होगा तो सब चीज़ से होगा, लेकिन आप बस पढ़ते जाइए। इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आप इसको रेगुलर पढ़ते जाइए, समझते चले जाइए, एक नोट्स तैयार करते चले जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चींटी के डंक में। तो चींटी के डंक में क्या होता है कि चींटी काट लेता है तो बहुत ज़्यादा क्या करता है कि बहुत ज़्यादा एकदम दर्द होता है, फुला देता है वहाँ पे। तो चींटी जब भी काटता था आपको पता नहीं था चींटी काट रहा है कि अरे कोचे अम्ले की क्षार है, अभी हमने बताया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता था। तो हमने देखा चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता था, हमने अभी पहले में बताया। तो फॉर्मिक अम्ल है, यानी कि चींटी के डंक में जो है वो क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, और जब अम्ल है तो उसमें क्या डाला जाएगा, हमको क्षार डाला जाएगा। यानी कि खाने वाला सोडा या तो डाल दिया जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो क्षार है एक ले लीजिए जाए क्या, चूना, या फिर खाने वाला सोडा अगर घर में है तो उसको डाल दीजिए, जो आपको नज़दीक में मिल रहा है उसको डालिए, या फिर आप चूना लेके आइए, चूने का पानी लेके आइए, या फिर आपको एक तेल वगैरह जो होता है किरासन तेल, वो सब थोड़ा बना उसको आप डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा वो सब क्या तो क्षार होता है। अगर आप अम्ल है और जब क्षार जब ऊपर डालेगा तो क्या उदासीन कर देगा, फिर आपको लहर ख़त्म कर देगी, तो आपको लगता है कि हाँ अब हम रिलैक्स महसूस किए, है ना। तो इस प्रकार से आप भी अपने जो भी चीज़ जो दिक्कतें हो रही है ना, इससे रिलेटेड आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके इसके प्रति ज्ञान होनी चाहिए और सटीक ज्ञान होनी चाहिए, गलत नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि साइंस जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसको पूरी दिल में उतार लीजिए इसको,
है ना, किसी चीज़ को उतारिए चाहे मत उतारिए, लेकिन साइंस को बहुत जरूर उतारिए, क्योंकि साइंस आपको मरते दम तक आपको याद दिलाएगी, आपको मरते दम तक आपको जिंदा रखेगा और आपको हर बीमारी का आपको ठीक करते चला जाएगा। लेकिन आपको हिस्ट्री नहीं ठीक करेगी, ठीक है, आपको हिस्ट्री नहीं, आपको ज्योग्राफी नहीं, आपको पॉलिटी नहीं, ये सब आपको कभी आपको मतलब कि मरते दम तक आपको सहूलियत नहीं देगी। लेकिन आपको साइंस आपके बुढ़ापा तक आपको मदद करेगा, अगर आप उसको बढ़िया से समझ लीजिए, अगर पढ़ लीजिए तब बहुत जगह आपको बचत करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के शब्दों से आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि मृदा का उपचार भी हो जाता है। कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम मिट्टी का जब यूज करते हैं, जब खेत खलिहान में क्या होता है कि जब मिट्टी कोड़ाता है, तो जब उसमें जब अनाज जब पैदा कर दिया जाता है, तो बार बार उसी मिट्टी में क्या होता है, बार बार उसी मिट्टी में अनाज को पैदा कर दिया जाता है। तो एक समय आती है कि मिट्टी क्या तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा जब अम्लीय हो जाता है तो पौधे जल्दी तो उगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, यानी कुछ उर्वरक जो होता है, जो छिड़काव जो होता है वो उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अम्ल और क्षार जो मिल करके मिट्टी को उदासीन कर देता है और फिर से मिट्टी क्या होता है कि उपजाने लायक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण की हमने अपने जीवन में क्या क्या कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसको आप इमेजिन करिए, इसको आप देखिए, बढ़िया से समझिए, इसको याद कभी मत करिए। हम बार बार कहते हैं कि याद कभी मत करिए, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर आप ठान लिए हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे एक जॉब लेना है, तो आप इसे कभी मत याद करिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कभी मत याद करिए, आप इसे समझिए, समझ जाइएगा, आप बहुत आगे तक चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं बात करूंगा दूसरे नए चैप्टर से। अभी 7 का चल रहा है ना, फिर मैं 8 का लूँगा, फिर मैं 9 का लूँगा, फिर मैं 10 का लूँगा। बहुत मज़ेदार से ये मेरा साइंस चलेगी। NCERT का है और ओल्ड प्लस न्यू दोनों को हम देखते हुए खंगालते हुए हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर अब बातों को ख़त्म करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जहां तक हमारी वीडियो तक जा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।